हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम वर्षा चौहान है और आप देख रहे हैं विजन स्पार्क्स द टॉक शो, दिल से दिल की बातें। दोस्तों, किसी ने क्या खूबी कहा है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है मैंने समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही हुनरमंद महिलाओं को जिन्होंने अपने बलबूते समंदर तो लांघ लिया है, लेकिन आसमान अभी बाकी है। अगर गहने से श्रृंगार है तो कपड़ों से हमारी पहचान है, और हमारी पहचान को हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर कपड़ों का एक बेहतरीन व्यवसाय कर रही हैं स्नेहल जोशी जी। She is the owner of the Fashion Gallery and Vice President WICCI। ये कई कमेटी मेंबर में शामिल हैं और साथ ही काफ़ी सोशल वर्किंग करती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी एंटरप्रेन्योर स्नेहल जोशी जी का। कहते हैं माँ बच्चे की पहली गुरु होती है और वो उसे संस्कार देती है, और बच्चे की दूसरी गुरु होती है उसकी टीचर, जो अपने ज्ञान से एक अबोध बालक को ज्ञान की रोशनी देती है और उसका जीवन संवारती है। और हमारे बीच में एक ऐसी ही टीचर मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर से कई बच्चों के भविष्य को सुधारा है। तो स्वागत करते हैं पूजा पारखे जी का। शी इज द ओनर ऑफ इंग्लिश कॉलेज। वेलकम। केक, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और अगर वो केक होममेड और हाइजीनिक हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ऐसे ही होममेड केक और टेस्टी केक बनाती हैं हमारी प्रीति सोनी जी। शी इज द ओनर ऑफ प्रीति's केक। सो वेलकम प्रीति सोनी। थैंक यू। यहाँ गहनों की बात हो गई, यहाँ स्वाद की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, बट ये तीनों चीज़ें संभव कहाँ हैं एक घर में। हर घर कुछ कहता है, लेकिन हर घर कब कहता है, जब कोई उसे दिल से सजाता है। जी हाँ, एक ऐसी ही बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कई घरों को खास बनाया है। तो आइए हम स्वागत करते हैं, शी इज़ द ओनर ऑफ रेवा इंटीरियर, गार्गी जी का। थैंक यू। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों से मिलकर बनता है संगीत। यदि इसमें से नृत्य को हटा दिया जाए तो संगीत बेजान हो जाता है, और संगीत में जान डालने का काम एक नृत्य शिक्षिका करती है। तो हमारे साथ एक ऐसी ही बेहतरीन डांस टीचर मौजूद है जिन्होंने अपनी नृत्य शैली से समा बांध दिया है। So please welcome Anshika Pathak ji. She is the owner of Nrityanath Academy. So please welcome. तो सबसे पहला प्रश्न मेरा स्नेहल जी से है। स्नेहल जी, आपने अपने कपड़ों की जो गैलरी है उसको कैसे शुरू करी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप? लोकमान्य नगर में श्री द फैशन गैलरी नाम से हमारी शॉप है, और हम तीनों फ्रेंड्स पार्टनर्स मिलके इस फैशन गैलरी को चलाते हैं। इसकी शुरुआत मतलब हम तीनों अपने घर से अलग अलग बिजनेस करते थे, और मेरी जो फ्रेंड है स्मिता कुलकर्णी, वो शॉप चलाती थी। 10 साल से वो शॉप रन कर रही थी, पर बीच में उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए और 3 साल वो अपनी शॉप रन नहीं कर पाई। और जब उस फेज से वो ठीक हुई तो हम दोनों फ्रेंड्स ने मिलके ये सोचा कि उसको इस कंडीशन से बाहर निकालना है और फिर से उसका बिज़नेस फिर से उसकी शुरुआत करनी है। तो हम तीनों ने अपने अलग अलग बिजनेसेस को एकत्रित करके और एक जगह से बिज़नेस करने का सोचा।
और इसके पीछे सिर्फ हमारी फ्रेंडशिप थी कि तीनों मिलके इकट्ठा आएंगे और नया मतलब बिजनेस एक साथ शुरू करेंगे। पर ईश्वर की कृपा से हमको बहुत अच्छा सक्सेस मिला और हमने श्रीदा फैशन गैलरी नाम से एक पार्टनरशिप में फर्म स्टार्ट की, जिसमें हम साड़ीज़, ड्रेस मटेरियल्स, इमिटेशन ज्वेलरी, पर्सेस, ऐसे लेडीज़ के लिए जो सामान लगता है वो सब वहाँ से रखा और अभी काफ़ी अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा है। क्या बात है, वाह। मतलब कि आपने अपनी दोस्ती निभाई। कोई दोस्त के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट होना आपसे सीखे, ये दोस्ती की मिसाल है। क्या बात है, थैंक यू सर। तो स्नेहल जी, जो आपकी फैशन गैलरी है ये और गैलरी से अलग कैसे है, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, हम तीनों लेडीज़ मिलके इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो लेडीज़ के लिए हैं। तो एक महिलाओं की चॉइस को समझ सकते हैं। हम तीनों मतलब कोई भी बिजनेस हो उसमें एजुकेशन अगर आपका हो और डिग्रीज आपके पास हो तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। हम तीनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं और किसी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए हमने बिज़नेस करने का सोचा। तो हमारा एजुकेशन का भी हमारे बिज़नेस में बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है और हमारी जो चॉइस है तीनों की, हम जहाँ भी जाते हैं परचेसिंग के लिए तीनों एक साथ जाते हैं तो तीनों की चॉइस से हम पूरा हमारा मटेरियल रहता है। तो बहुत सिलेक्टिव मटेरियल हमारे शॉप में रहता है और बहुत अच्छा कलेक्शन लेडीज़ को मिल जाता है। इट मींस 3 डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज जो Exactly. है, चॉइस जो है हाँ. वो जाके फिर एक पे रुकती है हाँ. और फिर हमें सबको मिलना शुरू हो जाता है। दैट्स वेरी सही है। फैंटास्टिक। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि इनकी शॉप पे जाने के बाद आप बिना कुछ ले आ ही नहीं सकते, बहुत सिलेक्टेड आइटम्स हैं। हाँ, मुझे देखकर ही लग रहा है। Thank you so much. तो मेरा अगला सवाल जो है वो पूजा जी आपसे है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ? एक्चुअली शुरुआत में मैं क्या कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में मैं जॉब करती थी। मैंने 4-5 साल जॉब किया। बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और उसके बाद फिर ज्वाइन करने की सोची। जब मैंने सोचा तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहा, थोड़ा उसको शार्प करना चाहा, इसलिए मैं कम्युनिकेशन क्लासेस में गई थी। वहाँ जाके मैंने ऑब्ज़र्व किया कि लोग बाग जो भी है, स्पेशली महिलाएं, वुमेन, इन चीज़ों की मतलब इंग्लिश सीखना यदि है तो उससे वो डरती हैं। एकदम इतना डर लगता है, एक तरह का फोबिया रहता है वुमेन में, स्पेशली वुमेन में, और उसको ठीक से रिजॉल्व करके उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मन में एक विचार आया कि अपन ऐसा करते हैं कि इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सिखाना, इसी को अपन अपना करियर बनाने की शुरुआत करते हैं। इसी में मेरे जो स्पोकन मतलब जो कम्युनिकेशन क्लासेस के सर थे उन्होंने मोटिवेट किया और मेरे पति के सहयोग से मैंने घर में से ही स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लेना शुरू किया। मुझे 15 साल हो गए घर में मैं इंग्लिश क्लासेस लेती थी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद घर के लोगों की प्रेरणा से, मेरे स्टूडेंट की मोटिवेशन से और डेफिनेटली मेरे हस्बैंड के कोऑपरेशन से हमने सोचा। सब लोग मुझे कहते थे कि आप बाहर कहीं, मतलब ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, इसलिए आप कहीं बाहर इसका इंस्टीट्यूशन खोलिए। और स्पेशली मेरे स्टूडेंट बहुत चाहते थे, तो इसलिए हमने एक जगह ली और एक इंस्टीट्यूट चालू किया जिसका नाम इंग्लिश कॉलेज है। इसको भी 4 साल हो गए हैं और इस 3 मार्च को इसकी 4th एनिवर्सरी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। पूजा जी, ये तो बहुत ही बढ़िया रहा कि आप आने वाले समय में एक हमको पार्टी देने वाले हैं, फंक्शन में। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी आपने जैसे देखा होगा कि हमारे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े CBSE स्कूल्स हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को इंग्लिश कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसा क्या उनमें कमी हो रही है स्कूल में? तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उस कमी को कैसे पूरा किया जाए कि बच्चों को इंग्लिश कोचिंग क्लासेस के लिए बाहर ना जाना पड़े। हाँ, वैसे तो ये मेरे नुकसान की बात है।
मैं बताना जरूर चाहूँगी, और जो मैंने ऑब्जर्व किया, इतना लंबा टाइम स्पान मैंने स्पेंड किया इस फील्ड में, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो सीबीएसई स्कूल, बड़े बड़े स्कूल्स भी है, वो क्या करते हैं कि वो करिकुलम बेस्ड स्टडीज करवाते हैं। उनका फोकस रहता है कि वो आपका वो जो टॉपिक है वो क्लियर करें, वो जो कोर्स है वो कंप्लीट करें, और बस हो गया, उसी के ऊपर उनका फोकस रहता है। जबकि इंग्लिश ये जो कि एक लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट नहीं है। राइट, बिल्कुल सही। तो उस लैंग्वेज की तरह से उसको ट्रीट नहीं करते हैं, जो उसको बस एक कोर्स कंप्लीट हो गया, दैट्स ऑल दिस क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड एंड द कोर्स इज कंप्लीटेड। वो ये नहीं सोचते हैं कि बच्चों के दिल में, उनकी मदर टंग में, उनको ये समझ में भी आ रहा है आज इस चीज़ का मतलब क्या है, कैसे बताएंगे बच्चों को। बच्चे तो अपने घर में दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं, मैक्सिमम बच्चे अपने घर में दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं। स्कूल में जाके सिर्फ उनको ये कंपलसरी किया जाता है कि इसमें आपको ये बोलना है, पर क्यों बोलना है, ये सारी बातें समझाई नहीं जाती जो हम हमारी क्लास में समझाते हैं। ओके, इसलिए आपकी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो काफी ही अलग तरह की इंग्लिश एटमॉस्फेयर को कवर करते हैं। उनको जाके आगे जाके कभी भी किसी भी दूसरी क्लास को अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ग्रास्प कर लेते हैं। इंग्लिश को वो ग्रास्प करते हैं, वो समझते हैं कि आज मुझे यदि ये कहना है कि मैं कल वहाँ जाने वाला हूँ, तो मुझे उसे इंग्लिश में क्या कहना चाहिए। शुरुआत तो वहीं से होती है। बिल्कुल सही है। धीरे धीरे फिर वो उसको इतना अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं कि उनको हिंदी में और इंग्लिश में फर्क ही नहीं समझ में आता। मतलब वो उनकी लैंग्वेज में हो जाता है शामिल। जैसे दूसरी लैंग्वेज है वैसी वो भी हो जाती है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब यही समझेंगे कि इसे एक लैंग्वेज के रूप में लें, ना कि इसे एक कैरिकुलम के रूप में लें। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके लिए घर पे भी वो माहौल बनाना जरूरी है कि हम प्रैक्टिस करें, पेरेंट्स श्योरली पेरेंट्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं एक सजेशन दूंगी कि सब महिलाएं जो कि माताएं हैं वो खास तौर से सीखे, हमारे यहाँ के सीखे, तो मैं कर दूंगी, बच्चों को कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, और टीचर्स भी। क्या बात है। मेरा अगला सवाल प्रीति जी आपसे है कि एक होममेड केक बेकरी के केक से कैसे डिफरेंट होता है। मतलब जो केक है वो केक होता है, हमें पता ही नहीं है, तो लेकिन आप हमें ये बताएं कि होममेड केक और बेकरी का केक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आपने बिल्कुल सही कहा कि केक तो केक होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है। एक्चुअली होममेड केक जो है वो बेकरी केक से इसलिए ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि सबसे पहली बात तो वो ऑर्डर पे बनाया जाता है। ऑर्डर पे बनता है इसलिए वो ऑलवेज फ्रेश ही बनता है, ऐसे नहीं कि पहले से बना हुआ है। और जब हम बेकरी में जाते हैं तो उसका हमको बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो कब से बना हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ टाइम लिमिट नहीं रहती, इसलिए कुछ प्रिजर्वेटिव चीज़ें ऐसी डाली जाती है जिससे उसके थोड़ा लाइफ बढ़े केक की, मतलब टाइम उसका बढ़े इसलिए। लेकिन घर पे ऐसा प्रिजर्वेटिव कोई भी चीज़ ऐड नहीं की जाती क्योंकि वो तुरंत बनता है, फ्रेश होता है और वो इमीडिएट सब उसको एंजॉय भी करते। सेकेंड चीज़ जो आती है उसमें कि उसको कैसे माहौल में बनाया जाता है। बेकरी में जो केक बनता है वो हमको नहीं पता है कि किचन में बनता है, कहीं शेड में बनता है, और वो बनाते समय उसके जो पॉट मशीनरी जो भी सारी चीज़ें यूज होती है उसमें सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो होममेड केक जो बनता है वो एक महिला वहीं पे बनाती है जहाँ पे वो अपने परिवार के लिए हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखते हुए, सारे मटेरियल्स का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से फ्रेश खाना बनाती है। वहीं पे ही उसी तरह से केक भी वो फ्रेश बनाती है हाइजीन का ध्यान रखते हुए। और तीसरी बात, जो केक उधर बेकरी में बनता है वहाँ पे लेबर बनाते हैं तो वो बनाते समय भी यानी हाथों की कितनी सफाई, हैंड वॉश करते हैं कि नहीं, वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमें नहीं पता। लेकिन हम घर में रहते तो हम छोटी छोटी चीज़ों पे भी हाइजीन का ध्यान रखते हैं कि खाना खाएंगे उसके पहले हैंड वॉश करना है, ये करना है तो हैंड वॉश करना है। तो वो सब चीज़ें बेकरी में हमको बहुत मुश्किल है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता होगा। लेकिन एक लेबर के हाथ का बना हुआ और घर में जो एक महिला बनाती है उसमें बहुत फ़र्क होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसलिए होममेड केक ऑलवेज बेस्ट है बेकरी केक से। हाँ, होममेड जो केक होता है वो एक माँ बनाती है। यस, ये कह रहे हैं ना, इमोशंस के साथ में बनाती है। क्या किसी विशेष प्रकार की तैयारी आपको करनी होती है जिससे आपका केक जो है वो बेस्ट बने, टेस्टी बने? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली मैं ये विशेष तैयारी करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपने कस्टमर की चॉइस समझती हूँ कि उनको एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए, उनकी चॉइस क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं मेरे आइडियाज़ भी उनसे शेयर करती हूँ।
और उसके बाद में एक्चुअली आजकल क्या हो ना, आजकल क्या नहीं, हमेशा ही केक मतलब कोई केक नहीं रहा है, उसके साथ में बहुत सारे इमोशन, सेलिब्रेशन और मेमोरीज कनेक्ट है। तो मैं भी पूरा कोशिश करती हूँ कि उसमें मैं उस पल को यादगार बना पाऊँ और बहुत अच्छा बेस्ट उनको दे पाऊँ। और दूसरी चीज़ कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर रह चुकी हूँ और मेरा सब्जेक्ट रह चुका है आर्ट एंड क्राफ्ट, उसमें मेरा पूरा कोर्स हो चुका है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उस क्रिएटिविटी को भी मैं केक में ऐड करूँ, उसको और क्रिएटिव बनाऊँ और कुछ स्पेशल बनाऊँ, जिससे देख के उनको मज़ा आ जाए कि हाँ मैंने कुछ स्पेशल, क्योंकि बहुत सारी सरप्राइजेज भी उसमें ऐड है। तो मैं पूरी मेरी तरह से कोशिश करती हूँ उसमें। केक विद आर्ट। यस। मेरा नेक्स्ट सवाल गार्गी जी आपसे है कि किसी भी घर के इंटीरियर को डिजाइन करते समय आप सबसे पहले क्या तैयारी करते हैं? कोई भी घर या ऑफिस या कोई भी शॉप है, उसको डिज़ाइन करते वक्त सबसे पहले देखते हैं कि स्पेस कितनी है। मेन फिर आता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। ओके। कि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पे फोकस किया हुआ है या पूरे होल पे है, तो उनकी रिक्वायरमेंट, जैसे घर है तो घर में अगर किचन है तो किचन की रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर डेफिनेटली लेडी से पूछी जाती है कि आप क्या चाहती हैं, कैसा किचन चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फैमिली कैसी है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। थर्ड है इसमें लाइफस्टाइल, आप कैसा लाइफस्टाइल है आपका। इससे भी बहुत सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं कि आप पर्टिकुलर, जैसे अगर वर्किंग लेडी है तो उसका काम, उसको बहुत सब कुछ ऑर्गेनाइज चाहिए, फटाफट चाहिए। अगर अगर शॉप वाले हैं, उनको दोपहर में खाना खाते हैं तो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग हो जाता है। बिल्कुल। और सबसे मेन जो आता है वो बजट होता है। हाँ, सही बात है। तो हर एक के बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्रीम्स तो बहुत हैं सबके, इंटीरियर के काम थोड़ा पैसा ज़रूर लगता है, हमेशा लगता है, हर बार लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उस पैसे को अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए तो वो डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ओके। तो मतलब इन खास बातों को आप विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं, बजट से लेकर हाउसवाइफ और उस कैटेगरी को कहाँ पर बिलोंग करना है, कि वो शॉप है या घर है या न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, बच्चों का रूम है तो बच्चों के रूम के लिए भी हम लोग उनके देखते हैं कि अगर गर्ल्स रूम है, दोनों बोथ आर गर्ल्स, तो उनका बेड अलग होना होगा। अगर गर्ल और बॉय अगर शेयर करें छोटे छोटे बच्चे, तो उनका फिर रिक्वायरमेंट अलग होगी। दोनों बॉयज हैं तो उनका ऑल टुगेदर, क्योंकि उनको बहुत मस्ती वाला चाहिए, माहौल अलग हो जाता है। सही बात है। ऐसा। तो ये जो घर के आप जो डिज़ाइन बनाते हैं, तो उस समय आपको कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे, तो ऐसे क्या चैलेंजेस आते हैं आपके पास? चैलेंजेस जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो स्पेस का रहता है, क्योंकि हर कोई ये जो चीज़ है ये 8-10 साल में एक, यानी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो है, एक 8-10 साल में एक बार इंटीरियर कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे साल कोई चेंज कराता है। अब आपके पास जितना गिवन बजट है तो उसमें आपको प्रॉपर स्पेस के साथ डिज़ाइन करना है। अब वो स्पेस आपको बहुत अच्छा आज गूगल कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, बहुत फिल्में देखते हैं, मैगजीन्स देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस रहते हैं, लेकिन आपके पास स्पेस कम है। राइट। तो ये कभी कभी क्या है, बहुत डेलिकेट मामला होता है कि किसी की फीलिंग्स हर्ट भी नहीं हो, सही बात और है। आपको वो इफेक्ट तो वैसा ही चाहिए। तो कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना है, कहाँ नहीं करना है, सबकी डिमांड का भी विशेष ध्यान रखना है। हाँ। क्या बात है। तो वो कि उनको यानी ये भी क्लियर करें कि अपन अगर अननेसेसरी लग रहा है आपको ये, तो ये आपको आपकी नेसेसरी के लिए जो आपके रिक्वायरमेंट है, ये आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है पर्टिकुलर। तो आप और सजेस्ट भी करते होंगे कि ये ज़्यादा बैठ रहा है तो इसे आप कम भी कर सकते हैं। हाँ। या आपकी नीड के लिए ज़रूरत नहीं जैसे है। ग्रोइंग चाइल्ड है तो आप अगर वो छोटा छोटा फर्नीचर लेते हैं, लेकिन अगर वो 5th-6th में बच्चा आ गया है तो अब उसका वो रैपिड ग्रोथ होगी। Right. अगर आप छोटा सारा फर्नीचर ले लेंगे
तो फिर वो 1 साल बाद वो थोड़े उसको यूजलेस हो जाएगा, चेंज करना ही पड़ेगा। हाँ, या एटमॉस्फेयर एकदम किडिश होगा तो वो भी बोलेगा टीनेज में आके अरे ये नहीं चाहिए। हाँ, वो कलर थीम भी चेंज हो कलर, जाती है। हाँ, तो वो ऐसा उनको फिर हम सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा इनको ऐसा मिक्स करके करते हैं कि अभी भी उसको अच्छा लगे और आगे 5 साल 6 साल भी उसको अच्छा ही यूजफुल रहे। मतलब यूजफुल भी आप रहे। बजट को भी ध्यान रखते हैं और उनकी पॉकेट को भी ध्यान रखते हैं। दैट्स फैंटास्टिक। ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मेरा अगला सवाल अंशिका जी आपसे है कि आपकी नृत्य कला का सफर कैसे शुरू हुआ, प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बचपन से मुझे डांस का बहुत शौक था और हर समय डांस करती रहती थी। मेरे 2 बड़े भैया हैं, दोनों मुझे हर कंपटीशन में उठा कर ले जाते थे और पार्ट दिलवाते थे, तो मैं हर बार जीत जाती थी। तो उनका भी एक्साइटमेंट बढ़ा, मेरा भी, कि मुझ में अच्छा करती, सब तारीफ भी करते थे। तो धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता रहा। फिर मम्मी ने मुझे सर्टिफिकेट कोर्स करवाया। मम्मी की काफ़ी इच्छा थी कि मैं इसमें कुछ करूं। फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर पापा की परमिशन मिली। पापा चाहते थे मैं बायो से ग्रेजुएशन करूं, मैंने वो किया। फिर ऐसे ही फैमिली का सपोर्ट मिलता गया, मैंने एमए किया, उसमें गोल्ड मेडल मिला मुझे। तो कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि यदि एक लड़की अपने सपने को पूरा कर सकती है तो उसके पीछे फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। हर एक मतलब लड़कियों कोई भी हो, वो अपनी जो सपनों को पूरा करने के लिए जो बोल सकते हैं, मतलब जो उड़ान भर सकती है कहा जाए, तो वो बिना फैमिली सपोर्ट के नहीं हो पाता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। बिल्कुल सही। और फिर आगे गई, शोज करती रही, मेरे गुरु का आशीर्वाद था मेरे साथ। और अब जो है, अब मैं अपनी जो एकेडमी चला पा रही हूँ और पूरा जो मेरी इस फील्ड में जो मेरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड करते हैं, उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पाती जी। बहुत तो बढ़िया। इस तरह से ये कारवा चल रहा है। क्या बात है। अंशिका जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप सिर्फ कथक नृत्य करती हैं कि आपको और भी किसी नृत्य में महारत हासिल है? जी, मैं कथक करी, मेरे पास डिग्री कोर्स है, मैंने अभी जैसे आपको बताया, एमए किया मैंने। और ऐसे में फोक डांस के स्टेज शोज काफ़ी किए हैं मैंने जी। कथक के अलावा मैं फोक डांस करती हूँ और सिखाती भी हूँ। मैंने बचपन से इसकी ट्रेनिंग ली है श्री संजय महाजन जी से, बढ़वा से हैं वो, और उनके साथ शोज और खुद फिर स्टेज शो, अपनी कोरियोग्राफी, कई कॉम्पिटिशन्स भी हमने उसमें इवेंट किए, कई बार कई मतलब प्रेजेंटेशंस भी दिए हैं फोक डांस के, और उत्सवों में भी प्रेजेंट किया है फोक डांस को, जैसे खजुराहो उत्सव, मालवा उत्सव। और फोक में ही मेरा एक सीरियल बना था, बधाई हो बधाई, ईटीवी मध्य प्रदेश में, कुछ एल्बम्स भी। तो फोक डांस और सेमी क्लासिकल, कुछ एरोबिक्स, जुम्बा, तो ऐसा सारी चीज़ें मैं मिक्स। जी मैं सभी देती हूँ। बस स्पेशलिस्टी मुझे इसमें है, फोक डांस में ज़्यादा है, कथक के साथ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। स्नेहा जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप अपने कपड़ों के व्यवसाय के साथ साथ अपने सामाजिक कार्य में भी काफ़ी संलग्न हैं, तो इसके लिए आपको समय कैसे मिलता है, कैसे मैनेज करती हैं इन दोनों चीज़ों को आप? अगर समय का प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मतलब किया जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एक प्लानिंग करना, कि जो भी अपना जिस डेट पे जो शेड्यूल है उस हिसाब से अच्छे से प्लानिंग करना। और उसके लिए मुझे मैं जहाँ पे भी जिस भी संस्था से जुड़ी हूँ, मैं शॉप में, मेरी खुद की शॉप है, मेरे पार्टनर्स हैं, घर के परिवार के सारे लोग, इनका पूरा सपोर्ट रहता है। सही तो जैसे कहीं कुछ मीटिंग है या कहीं कुछ प्रोग्राम है तो बाकी जो लोग हैं जैसे शॉप में है तो वो लोग भी टाइम एडजस्ट करते हैं, तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से सब हो जाता है मैनेज। मतलब शॉप आपके जो दोस्त वगैरह देख लेते हैं, घर जो है आपकी फैमिली देख लेते हैं, इसलिए आप अपने सोशल वर्किंग का जो वर्क है वो कर पाते हैं। क्या इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी होता है, बिल्कुल सही है। सबको उसमें इन्वॉल्व करके और करे तो सबका डेफिनेटली सपोर्ट मिलता है। फैमिली सपोर्ट इज मस्ट, मतलब यदि फैमिली सपोर्ट है तो औरत कुछ भी कर सकती है, इसलिए महिला को सपोर्ट करने के लिए उसकी फैमिली का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी आपको ये सोशल वर्किंग आप करती हैं, तो कितने समय में आपको ये सफलता मिली और इसका जो श्रेय है किसको देना चाहेंगी? जो ये हमने शॉप स्टार्ट की 4 साल से हम इस शॉप को चला रहे हैं,
और शॉप जब हम मतलब स्टार्ट की तो काफ़ी सारे लोगों से पहचान हुई और हमारे कॉलोनी का अच्छा सपोर्ट रहा। और उसी के बाद ही मुझे लोकमान्य विद्या निकेतन स्कूल में एज अ डायरेक्टर की पोस्ट के लिए लिया गया। और तो हम अगर काम की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे हमारी पहचान बढ़ती है और फिर लोग जुड़ते जाते हैं। और इसका श्रेय मैं डेफिनेटली पूरे ही परिवार को देना चाहूँगी, क्योंकि कोई एक का सपोर्ट नहीं होता है। जैसे सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं हमेशा ही। जब शादी हुई थी मेरी तो मैं जस्ट ग्रेजुएट थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अभी मैं PhD आफ्टर मैरिज मैंने MBA किया। वेरी गुड। उसके बाद अब मैं PhD कर रही हूँ। क्या बात है। हाँ, बहुत ही जल्दी डॉक्टरेट मेरा कंप्लीट होगा। और ये सब जब कर रही थी तो मेरी बेटी का बर्थ हुआ और बहुत छोटेपन से ही, मतलब वो बहुत छोटी थी तब से ही बहुत बच्चों का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। कहीं पे भी मुझे जाना है तो पापा के साथ रहना है, दादी के साथ रहना है, तो वो पूरा एडजस्ट हो जाती है। और नॉट बट लीस्ट बट मैं मेरी मदर इन लॉ को भी इसका श्रेय देना चाहूँगी कि जब एक महिला घर से बाहर निकलती है, हस्बैंड वर्किंग है और आपका छोटा बच्चा है, तो बहुत मेरी बेटी छोटी थी तब से उन्होंने उसे संभाला है। मेरे सारे टाइम मतलब उन्होंने एडजस्टमेंट किया है उसके लिए, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। और जहाँ हम काम करते हैं वो भी अगर सपोर्टिव नहीं हो तो हम उतना अचीव नहीं कर पाते। तो मेरी जो पार्टनर्स है, जो शॉप का स्टाफ है, सभी का बहुत सपोर्ट रहता है, एनकरेजमेंट रहता है। मैं मैनेजमेंट में हूँ तो पूरे कमेटी मेंबर्स हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं। जिस भी संस्था से जुड़ी हूँ वो भी बहुत मोटिवेट करते हैं। और हाँ, तो मेरे टाइम के हिसाब से, कभी मैं उनके टाइम के हिसाब से, ऐसे पूरा सब मैनेज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि अकेला इंसान सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, सभी के कॉपरेशन से ही सारी चीज़ें होती हैं। बट उसके अलावा भी ये देखा गया है कि यदि हमारा मैनेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर है तो हमें ऐसे कोऑपरेटिव करने वाले लोग मिलते चले जाते हैं और तालबा बनता चला जाता है। Exactly. है ना? क्या बात है। मेरा अगला सवाल जो है पूजा जी आपसे है कि 30 से 40 वर्ष के लोग जो हैं वो इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कैसे इंग्लिश सीखना है? क्योंकि अब तो वो 30 से 40 वर्ष मतलब कि उन्होंने अपनी एक एज निकाल ली है और अपनी अलग अलग लाइफ में आ गए, कोई जॉब में आ गया है, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी कि उन्हें यदि इंग्लिश सीखना भी है तो वो कैसे सीखना है? एक्चुअली बहुत सही सवाल पूछा आपने। इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये लोग ना तो ये कह पाते हैं कि हमें सीखना है, हमें नहीं आती है। ये बोलने में भी अपना ईगो हर्ट होता है। सही बात है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, और उसके बावजूद वो सीखना भी है क्योंकि बाकी वर्ल्ड से हमको कॉम्पीट भी करना है। सही बात है। अच्छा, आजकल टेक्नोलॉजी भी जो है वो सारी इंग्लिश में चीज़ें हैं, तो हमें वो सब सीखना है, समझना है, तो इसके लिए इंग्लिश सीखना तो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ये जानना आवश्यक है कि हमें इंग्लिश आना चाहिए और सीखना ज़रूरी है। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें इंग्लिश आना चाहिए, हम उसको बोलें, तब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कि हम उसे सीखें तो कैसे सीखें। फिर उसके लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। तो एज जो है ये बहुत बड़ा बैरियर रहता है। हमें ईगो रहता है कि हम कैसे सीखें, हमने से छोटों से कैसे सीखें, या ऐसा उनके साथ बैठे भी कैसे, हाँ, वो भी होती है, झिझक भी होती है, रहता है। पर ये सब चीज़ों को जब अपन ओवरकम करते हैं, उन चीज़ों के अपन, जब हमको ये लालसा होती है ना, सीखने की जिज्ञासा जब होती है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं हम। हमें जब ये महसूस होता है कि नहीं, हमें सीखना है, इसकी ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें से ऊपर उठ जाते हैं हम। बस एक सीखना, ये एक मोटिवेशन रहता है कि बस मुझे सीखना है। सही बात। ऐसे लोग बहुत सारे हैं मेरी क्लास में जो आते हैं, 30 से 40 के ऊपर के हैं। मेरी जो सबसे सीनियर स्टूडेंट है वो 75 ईयर्स ओल्ड एज की हैं। क्या बात है। Yes, मतलब बहुत सारे ऐसे जो रिटायरमेंट के बाद आते हैं मुझसे सीखने के लिए, क्योंकि उनको अपने नाती पोतों से कम्युनिकेट करना है, उनको सिखाना है।
तो उसके अलावा कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनकी ज़िंदगी में ख्वाहिश तो रहती है सीखने की इंग्लिश, पर वो उस समय तो जीवन की भागदौड़ में नहीं सीख पाते, अब थोड़ा टाइम मिला है तो अब सीख लेते क्या हैं। बात है। ये लोग तो इंस्पिरेशन हो गए फिर इन 30-40s के लिए। हमारी जो मैम, जिन मैम की बात कर रही हूँ, वो मेरे से सीखने के लिए जब उन्होंने ये जो कोविड के ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस शुरू की मैंने, तो वहाँ पे वो ज्वाइन हुई और वो अब इतना अच्छा इंग्लिश बोल लेती हैं, आप यकीन क्या नहीं मानेंगे, बात शी है। कैन रिप्रेजेंट हरसेल्फ वेरी वेल। मतलब उनके लिए तो जोरदार तालियां बजिए। मैं उनसे कहती हूँ कि मैं तो आपसे सीख रही हूँ कि कैसे सीखना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा जो छोटे बच्चे रहते हैं या फिर स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रहते हैं, वो तो भी लापरवाही करते हैं, पता है, वो लापरवाही करते हैं कि यार आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे ये वाला काम। लेकिन ये जो प्रोफेशनल्स हैं, सही बात ये है, सब ज़्यादा लोगों को sincere। पैसे की वैल्यू पता रहती है, उनको ये पता है कि आज मैं एक दिन नहीं सीखा, मैंने एक दिन नहीं किया तो मेरा लॉस तो मेरा लॉस है। वो कैलकुलेट करते लोग बहुत सिंसियर रहते हैं, वो जल्दी कवर करते हैं, क्या इसलिए बात है। जरूर सीखना चाहिए सब लोगों को। स्पेशली महिलाएं, मैं स्पेशली बोलूँगी महिलाओं ने बहुत ज़रूरी है कि सीखे, तो ताकि उनके आगे बच्चों का जो भी है उनका अपब्रिंगिंग, मतलब वो उसके साथ इतने एक रस हो जाए कि मम्मी बात कर रही है इस लैंग्वेज में, मतलब मुझे भी करते हैं, बहुत कंफर्टेबल हो जाए। बिल्कुल तो सही। ये बहुत अच्छा रहेगा यदि सीखे तो। तो आज के जो समय में एक व्यक्ति को सफल होने के लिए इंग्लिश आना कितना जरूरी है? हाँ, मैं ये जरूर बताना चाहूँगी, वैसे अपन सोचे इस तरह से, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि सफल होना और इंग्लिश आना ये तो अलग अलग बातें हैं। पर होता क्या है कि सफलता का क्राइटेरिया हमारा अलग अलग होता है। आज मैं बाकी वर्ल्ड से कॉम्पीट करना चाहती हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ, मुझे यदि आजकल दुनिया भी पूरी ग्लोबल हो गई है, ग्लोबल मार्केट में जाना है, तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है पूरी दुनिया में, पूरी देश में, सब जगह आपको कम्युनिकेशन का साधन उपलब्ध करती है। आप लोगों को समझ पाते हैं और आपको लोग समझ पाते हैं यदि आपको इंग्लिश आ रही है। बिल्कुल सही है। पर इसके लिए जब हम टेक्नोलॉजीज़ की भी बात करते हैं, यदि कंप्यूटर है, इंटरनेट है या जो भी है, वो सब भी इंग्लिश की मदद से ही हम समझ पाते हैं, बिल्कुल वो सही है। कंफर्टेबल हम तभी हो पाते हैं। तो आज के वर्ल्ड में कंफर्टेबल होने के लिए, कंफर्टेबल होने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इंग्लिश सीख लेते हैं तो हमारी सक्सेस में हम जल्दी, मतलब प्रोग्रेस हो जाती है, हम जल्दी सक्सेस हो पाते हैं। Confidence। बस इतना हाँ, ही वही कॉन्फिडेंस confidence मिलता आने है, लग हमारी जाता है। पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। डेफिनेटली हम खुद में बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि यार किसी की बात को हम समझ रहे हैं, कोई हमसे कुछ बोल रहा है तो हम समझ तो रहे हैं उस चीज़ को, सही बात है। और हम उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। यहाँ एक कॉन्फिडेंस लेवल का फर्क पड़ता है। मतलब ये कह दें कि हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया है इस चीज़ को, कि इस लैंग्वेज को तो आपको सीखना ही है। सीख ही लीजिए, दूसरी लैंग्वेज भी सीखना है तो उसके लिए इंग्लिश ही का एक मीडिएटर रहता है कि इंग्लिश सीखने के हाँ, बाद ही आप फ्रेंच और जर्मन सीख पाते हैं, बिल्कुल तो उसके सही। लिए इंग्लिश आपको आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब कि ये यही वही बात हो गई कि इसे वापस से हम उसी प्रश्न पे आ जाते हैं कि ये एक लैंग्वेज है, जस्ट लर्न डेफिनेटली द लैंग्वेज। आप उसको लैंग्वेज की तरह लीजिए। देखिए हमारी क्लास में हम क्या करते हैं, हम उसको जो भी स्टूडेंट आते हैं उनके पहले बेसिक सारी क्लियर कर देते हैं। बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्लियर होने के बाद हम क्या उनको प्रैक्टिस देते हैं कि भाई आप डे टू डे लाइफ में कैसे बोलेंगे, कि आप अपना रूटीन कैसे बोल रहे हो, आप ये बताओ, आपने दिन भर में क्या किया। धीरे धीरे उनको डेवलप करते हैं, तो उनको समझ में ही नहीं आता कि कब वो नहीं इंग्लिश के डर से कब वो इंग्लिश में ही बात करने लगे। धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस होती है, धीरे एक्सटेम्पोर्ट करवाते हैं उनको, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे मेरी क्लास में बच्चे आने के बाद डिबेट करने के लिए बहुत ज़्यादा, मैडम कब डिबेट होने वाली है बताइए, इस तरह से एक्साइटेड होते हैं। और उनके पेरेंट्स कहते हैं कि पहले तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए लेकिन अब सबसे फेवरेट हो गया है। दैट्स फैंटास्टिक। मतलब आपने उस भाषा को और सरल बना दिया है, बहुत स्मूथली हो गया है। तो यू नो दैट कि अब इंग्लिश हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, और उसको सीखना किस तरीके, आसान भाषा में यदि कहें कि उन्हें सीखना किस तरीके से, तो मैम ने आपको और अच्छे से क्लियर इस कराया। बात के लिए मैं श्रेय देना चाहूँगी हमारे गोयल सर को, जिनके यहाँ मैंने सीखा, उन्होंने सिलेबस इतना अच्छा डेवलप किया है कि सीखने में आपको तकलीफ महसूस ही नहीं होती है। मतलब इवन उन्होंने जो बुक जो डेवलप की थी, बनाई थी, वो बुक जो की है उसको राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उनको भेजा था उन्होंने बुक को, और वो बुक उन्होंने अप्रिशिएट की। उन्होंने कहा कि सर इससे तो
इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश दोनों सीखी जा सकती क्या है। बात है। तो डेफिनेटली सर का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रीति जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि होममेड केक बनाने का जो ये बिजनेस है, तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है, कैसे शुरुआत करी इसकी? एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि घर से ही अपना कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते मुझे बाहर जाके काम करना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। Okay. और मुझे स्टार्टिंग से कुकिंग, बेकिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट ऐसे क्रिएटिव फील्ड में मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है और मैं कुछ ना कुछ हमेशा नई नई चीज़ें सीखती रहती हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना कहीं सारी क्रिएटिविटी को मर्ज करके मैं अपना खुद का ही कोई बिजनेस स्टार्ट क्या करूँ। बात तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी। और मैं सारी महिलाओं को ये बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी कि जो घर से भी कोई वर्क करना चाह रहे हैं लेकिन सोच रहे कि मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, तो इतना मत सोचिए, बस एक शुरुआत करने की देरी है। स्टार्ट कीजिए तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। और जो भी हम छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहते हैं लाइफ में, हमको लगता है कि क्यों सीखना है, क्या मतलब है, लेकिन मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि डांस कोई भी हो, हर किसी का अलग अलग होता है, इंटरेस्ट होता है कि आप कोई भी चीज़ सीखते रहते हो ना, तो आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ हो जाए आपको भी नहीं पता है। इसलिए ऑलवेज हम लाइफ में स्टूडेंट बन के रहेंगे तो बहुत उसमें हमको सीखते भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा कुछ नया नया करने में। और हमारे फील्ड में हमको वो यूज़ भी होता है वो सब सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप शुरुआत कीजिए और जैसे हम सब हमारी फील्ड्स में कुछ ना कुछ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बिल्कुल आप भी बढ़ेंगे। क्या बात है, ये बहुत अच्छा मैसेज है आज की वुमेन एम्पावर्स की तरफ से कि यदि आपने सोच भी लिया है तो उस सोच को कहीं ना कहीं शुरुआत, और वो शुरुआत छोटी सी चीज से होती है, शुरुआत करके बस स्टार्ट करने की देरी है बस। तो जैसे कि आपने अभी केक बनाया, तो केक के अलावा भी आप कुछ होममेड चीजें बनाती हैं? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इंटरेस्ट ही है इस फील्ड में, तो मैं बहुत सारी वैरायटीज बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरा फोकस सिर्फ केक के ऊपर है। ओके, मतलब अभी आपकी जो स्पेशलिटी है वो सिर्फ केक है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बेकरी पे जरूर आएंगे। मोस्ट वेलकम। मेरा अगला सवाल गार्गी जी आपसे है कि क्या आप कमर्शियल ही बनाते हैं कि रेसिडेंशियल, दोनों ही डिजाइन्स को कवर करते हैं? नहीं, मैं दोनों बनाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ में काम करते हैं। ओके। तो दोनों यानी सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग लेते हैं और कमर्शियल भी है और रेसिडेंशियल भी है। अगर कुछ नहीं किया है तो उसको भी एज अ चैलेंज देते हैं। क्या बात है, क्योंकि कभी ना कभी किसी चीज़ की पहली बार तो होती है। महिला नाम ही चैलेंज है। तो रेसिडेंशियल है, शॉप है, ऑफिसेस हैं, फैक्ट्री शेड्स हैं, स्कूल का जैसे डे केयर है या किड्स प्री प्राइमरी है। ओके ओके। उनका भी पूरा किया हुआ है। देन टाइल्स और सैनिटरी वेयर की शोरूम्स किए हुए हैं, मोबाइल शॉप्स किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के किए हुए हैं, बहुत सारे। मतलब कमर्शियल और रेसिडेंशियल आप दोनों ही सारे, कवर करते सारे। हैं। तो मतलब अब आपका जो कहना चाहिए कार्य क्षेत्र है वो काफी बढ़ गया। तो फिर घर कैसे मैनेज होता है? घर ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बीइंग अ लेडी आपको घर पे भी पूरा ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल। और बीइंग अ मदर, बच्चों की उनकी पढ़ाई, उनका सारा हेल्थ हाइजीन सारा पूरा उनको मेंटेन करना। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बोला स्नेहा जी ने कि ये घर के लोग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हस्बैंड का तो पूरा साथ होता ही है कि अगर मैं मीटिंग में हूँ तो वो गेस्ट के लिए चाय पानी लेके आएंगे, तो वो कोई यानी वो ऐसा इंफीरियर नहीं समझ रहे कि नहीं तू ही उठेगी और तू ही सर्व करेगी। बिल्कुल सही बात। वो जाके अंदर देख लेंगे और सर्व कर देंगे, क्योंकि डिज़ाइन पार्ट जो है वो मैं समझाती हूँ, तो वो क्लाइंट को दूसरी तरह से एंटरटेन करते हैं। और इस सब के साथ मैं कहना चाहूँगी, यानी मेरे पेरेंट्स का हमेशा साथ रहा है, घर वालों का साथ रहा है, लेकिन इससे एक और बड़ी खास बात बोलूँगी कि मेरी सासू माँ का बहुत बड़ा इसमें साथ है। बिल्कुल सही। वो इनडायरेक्ट कहो डायरेक्ट कहो, क्योंकि वो घर पे हैं इसलिए मैं बाहर ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। मैं आज बच्चों के लिए पूरी तरह से एश्योर हूँ कि वो उनका पूरा ख्याल रख रही हैं। तो यहाँ बाहर आके हम लोग इतने आराम से काम कर पाते हैं, नहीं तो काम में मन नहीं लगेगा। आपके अगर मन में किसी बात की चिंता है, कोई ख्याल है, तो आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो आपका फोकस आपके क्लाइंट पे, जब आप किसी एक काम में कर रहे हो तो पूरा फोकस वहीं होना चाहिए।
सही बात है। तो अगर आपकी घर की बातें आपके दिमाग में रहेंगी तो आप परफेक्शन नहीं हो पाएगा काम, परफेक्शन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं आज इस यहाँ इस मंच पे उनको बोलूंगी कि आई एम वेरी थैंक यू आई। हाँ, ये तो बात है। मतलब आप लोगों को सुनकर मुझे भी मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट तो होता है, लेकिन यदि पेरेंट्स का सपोर्ट भी होता है, लेकिन यदि हमारे इन-लॉज का सपोर्ट उसमें वो सोने पे सुहागा शामिल हो जाए तो क्या बात है, फिर तो हम दुनिया जीत लेंगे। बच्चों का भी बहुत साथ है, वो भी कोऑपरेट करते हैं, उनको पता है। कभी कभी जैसे आउटडोर यानी आउट ऑफ इंडोर मेरी अगर मीटिंग है तो पूरा होल डे लग जाता है। बिल्कुल सही। कभी कभी हम देर हो गई तो हम दूसरे दिन आते हैं, तो ऐसे में बच्चे भी पूरा कोऑपरेट करते हैं। तो ये बहुत, इसलिए उनको भी थैंक यू। बिल्कुल सही बात है। उन महिलाओं को सलाम है, उन सासू माओं को सलाम है, उन आई को सलाम है कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत और इतनी टैलेंटेड लड़कियों को बाहर निकाला है और हमें सपोर्ट किया है हमारी कला को बाहर निकालने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच हमारी सभी की सासू माओं के लिए। तो जैसे आपने भी मुझे बताया कि आप जैसे कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों करते हो, तो इसमें आप वास्तु का भी ध्यान रखते हो कि आपको स्पेस के अकॉर्डिंगली ही काम करना होता है? नहीं, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, अगर वास्तु पे ही जाना है तो फिर पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग करते हैं। वास्तु एक बहुत अच्छा डीप साइंस है वास्तुशास्त्र, लेकिन क्या है कि स्पेस बहुत, आजकल स्पेस लिमिटेशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले के घर मकान बड़े होते थे, ज़्यादा जगह मिलती थी, आजकल बहुत छोटे छोटे हो गए हैं स्पेस, और सबके वॉल भी सबकी कॉमन हो गई है, दोनों वॉल्स शेयर करते, सिर्फ सामने का आपके पास ओपन रहता है, अगर अदरवाइज तीनों स्पेस आपकी कवर है। बिल्कुल सही। तो उस चीज़ में बहुत बार हमको बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत सारा नहीं भी फॉलो हो पाता है, क्योंकि वो इतना अच्छा साइंस है, लेकिन अगर आपके लिए अगर वो बहुत सारा अगर तोड़फोड़ करनी पड़ रही है उसके लिए, या आपके लिए वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो वो मुश्किल हो जाता है, यानी या फिर आप स्पेस तो इसके लिए आप कुछ और भी उपाय करते हैं या फिर उनको समझाते हैं कि ये स्पेस नहीं है तो ये वास्तु के हिसाब से नहीं हो पाएगा? तो क्या ये चैलेंजेस भी आते हैं आपके साथ में? हाँ, चैलेंजेस हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग हम लोग मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, जितना पॉसिबल है कि उनको आराम मिले उस चीज़ से। अगर दिमाग में वही, अगर उसमें प्रॉब्लम बनी रहे, अगर उस विचारों से कि मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब थॉट प्रोसेस उन्होंने सोच ही लिया कि नहीं तो मेरा नुकसान ही हो गया है, इस वजह से मैंने यहाँ पर वो वास्तु जैसे नहीं करवाया अभी है। किसी इसमें किसी फ्लैट में हम लोग काम कर रहे थे, तो वो मास्टर बेडरूम जो है वो पीछे उनको ज़्यादा स्पेस दिया हुआ था बिल्डर ने, लेकिन उनको वास्तु के अकॉर्डिंग जो रूम मिल रहा था, जो साउथ वेस्ट में है मास्टर बेडरूम, तो वो छोटा था। फिर हमने उसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में किया, थोड़ा चेंजेस किए कि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उनको ड्रेस एरिया नहीं मिल रहा था, तो वो मैनेज किया और वो हो गया। चलिए, मतलब आप कस्टमर को टोटली सेटिस्फाइड करते हैं। दैट्स वेरी गुड, दैट्स फैंटास्टिक। अगला सवाल मेरी अंशिका जी से है कि कथक में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, कथक शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल शास्त्रबद्ध है, भगवान नटराज इसके प्रवर्तक हैं, तो ये बहुत पुराना है और उसके नियम आज तक नहीं बदले। एक ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर जी ने जिनको शिक्षा दी थी, दंडु मुनि, जिनके नाम से तांडव नाम पड़ा, उनके शिष्य थे भरत मुनि, उन्होंने एक बुक लिखी थी उस समय में, भगवान शंकर जी के समय में। अच्छा। उस बुक से आज भी कथक किया जाता है। उसमें कोई चेंजेस न कर सकते हैं न कभी हुए, तो ये इतना शास्त्रबद्ध है। तो इसीलिए इससे पारंपरिकता, संस्कार जो हम कहते हैं, कल्चर, सारी चीजों का नॉलेज आता है। तो इसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो उसकी पारंपरिकता को हमको कायम रखना है। बिल्कुल। दूसरी चीज, हमें रियाज करना है। जो भी कथक डांसर है, परफॉर्मर है, यदि वो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, स्पेशली आज की जनरेशन इंस्टेंट काम चाहिए, उन्हें पैशंस नहीं है, बिल्कुल सही तो बात है। वो उस चीज को ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीखे, तो वो गुरु की सिखाई हुई बारीकियों को नहीं सीख पाते। वो हर चीज में ये चाहते हैं कि हम कुछ नया करें, हम अपना करें, तो ऐसा नहीं होता। पहले हमको बहुत कुछ सीखना होगा, और सीखने का, जैसे हमने कोई उम्र नहीं होती, तो हमें आखिरी दम तक सीखना ही, उसी पर्पज से हम हमेशा कुछ नया कर पाएंगे। तो
और गुरु की छोटी छोटी बारीकियों को सीखें, रियाज करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हम बेस्ट दे पाएंगे। परफेक्शन आता ही जाएगा समय के साथ। गुरु का सम्मान करें, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सम्मान करने से ही आदि ऐसे ही चीजें सॉल्व होती जाती है। सही बात है, वो चीजें हैं। और मैंने जैसे अभी बताया कि छोटी छोटी चीजों का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है मैम, तभी हम उसको उस चीज को जानने के बाद उसमें सतर्कता बरत पाएंगे, उसमें ये हम जान पाएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सही तो बात है। उस चीजों को, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और शास्त्रीयता जो है, शास्त्रीय नियम, शास्त्रीय जो शास्त्रबद्ध है, तो उसको हमको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सही बात। अभी मैम ने जैसे मुझे अभी बता रहे थे सब लोग की साक्षिमा और सभी की बातें कर रहे थे वुमेन्स डे स्पेशल भी है हमारा, तो मैं अपनी मम्मी को उसका पूरा क्रेडिट देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि डांस सिर्फ एंजॉय पार्ट नहीं है बेटा, आपको इससे जुड़ना है। कल्चर, संस्कार, पैर छूना, ये छोटी छोटी चीजें पहले बचपन में ऐसी लगती थी कि नहीं, लेकिन जो संस्कार जो सीखे हैं, सही बात, जो हमारी माँ ने दिए हैं, मम्मी ने बताए हैं, मुझे सारी चीजें कनेक्ट किया है डांस को दिल से, कि जैसे जब ये माध्यम है भगवान से जुड़ने का, माँ सरस्वती से जुड़ने का, तो बहुत सारी चीजें हमको सीखने पड़ती है इसमें और ध्यान रखना पड़ता है, तब हम उसको बेस्ट दे पाते हैं। एक तरह की पूजा ही मानी जाती है, साधना है। मैंने यही कहा कि नटराज जी भगवान शंकर के समय से यदि चल रहा है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आए हैं, मतलब उसकी जो पारंपरिकता वैसी ही है, उसमें नहीं कर सकते हम। हाँ, इनोवेशन होते रहते हैं, बाकी उस चीज को छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो ऐसी कौन सी एक छोटी चीज आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये विशेष चीज है जिसमें आपको ध्यान देना ही है? जी, मैं ऐसे तो बहुत सारी चीजें मुझे ऐसी लगती है, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि आखिर दम तक बस सीखते रहें। सही बात। तो ये रियाज मेरा मानना है, जितनी हम रियाज करेंगे, जितना हम उसके बारे में सोचेंगे, इमेजिनेशन जितनी बढ़ाएंगे किसी भी एक चीज को लेकर, जैसे हमारे डांस में हर फॉर्म ऐसा होता है, एक लाइन को 10 बार बोला जाता है, तो उस 10 बार उसको हर 10 बार से अलग तरीके से करके दिखाना है। राधा ने, यदि कृष्ण ने राधा को छेड़ा तो 10 तरीके से कैसे छेड़ेंगे, वहीं इमेजिनेशन बढ़ रही है हमारी। तो बच्चे वहां से सीख रहे हैं, वो सिर्फ डायरेक्टली डांस सीख रहे हैं। जैसे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, गर्ल्स को डांस नहीं करना चाहिए, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, तो ऐसा नहीं है। मैं सभी को यही बताना चाह रही हूँ कि इसमें बहुत स्कोप है और मेंटली प्रेशर बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने थेरेपीज वगैरह होती है, सब सारी चीजें होती है, तो इसमें बर्डन नहीं होता है। ओके, तो आप बहुत स्मूथली कर सकते हैं इसको। और बहुत है इसके, जैसे मैंने नेट किया है, इसमें पीएचडी होती है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ, बहुत सारी इसमें ऐसे स्कोप है, आगे कोरियोग्राफर, अपनी एकेडमी, बहुत कुछ किया जा सकता है। ओके, तो इसकी छोटी रियाज करें, बारीकियां सीखें गुरु से जो आती, क्योंकि गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं है, समझिए। जी जी, सही बात है। जी जी। तो ये जो आप कथक है, तो इसके पहले जैसा आपने बताया कि इसमें कहीं भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो आपके अनुसार आज जो वर्तमान में कथक है और जो पहले के कथक है, तो इन दोनों में आपको भी अंतर नजर आता है? जी मैम, जैसे प्रकृति का नियम है, बदलाव तो चलते रहते हैं, और कथक जो शुरुआत से हुआ, मुगल काल आया उसमें डिवाइडेशन हुआ, और ब्रिटिश काल आया उसमें कथक में थोड़े ऐसे चेंजेस हुए, मतलब जैसे पूजा का माध्यम था पर दरबारों में आना पड़ा उसको, तो उसकी जो इमेज में थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन अब वो चीजें डाउन हो रही है, हम सब ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं, सबको समझ में आने लगा उसकी इम्पोर्टेंस, अब एजुकेशन में आ गया है कथक, तो छोटे छोटे बदलाव, जैसे अब इंडो वेस्टर्न होने लगा है कि वेस्टर्न पे हम कथक कर रहे हैं जनरली, तो पूरा बस निवेदन यही है सभी से, कथक डांसर और कोरियोग्राफर और सभी से, कि उसकी जो पारंपरिकता है, उसकी जो नींव है, जो संस्कृति, उसको ना बदलाव में लाए, उसमें कोई बदलाव ना करे, और इनोवेशन, नई विचारधाराएं चलती रहती है, कुछ नया तो करना ही चाहिए लाइफ में, तो सारी चीजें इनोवेशन होता जाता है, बदलाव आता जाता है, पर नींव ना हिले। सही बात। तो बस आज के टाइम में ये हो रहा है कि हाँ, चेंजेस आ रहे हैं, पर नींव अभी भी कायम है। तो जैसे बड़े बड़े गुरु हैं, जैसे अभी बिरजू महाराज जी का निधन हो गया, पर उनकी जो चल रही है, मेरी सुचित्रा अग्रवाल मैम मेरी गुरु हैं, उनकी जो हम चीजें चल रही, तो हम नियमों का ध्यान रखना उन्होंने हमको सिखाया है कि बेटा जो भी करे अच्छा करे, पर नियमों को नहीं बदलना है उनको, कि वो शास्त्रबद्ध है। तो इस तरीके से बदलाव हुए हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ नहीं होने चाहिए, जिन पे काम किया जा रहा है। जी जी, मतलब आप जैसे गुरु और जो आपके जो गुरु हैं, जी, उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा जी, है, और जी, आने वाली जनरेशन से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी परंपरा को कायम रखते हुए इस नृत्य शैली को और आगे बढ़ाया जाए। तो अगला सवाल मेरा स्नेहा जी से है कि जो महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, अपना व्यवसाय करना चाहती हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी?
जैसे कि थोड़ी देर पहले प्रीति मैम ने बोला कि आपको शुरुआत करने की देर है। आप सपने देखिए, जितने सपने आपके बड़े होंगे उतनी सफलता ज़्यादा मिलेगी। मैं ये समझती हूँ कि एक महिला की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपना परिवार होती है, पर परिवार के साथ उसके कुछ सामाजिक कर्तव्य भी है, राष्ट्र के प्रति भी उसके कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। एक महिला जब शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को शिक्षित करती है, और आज के युग में हर व्यक्ति को, सिर्फ महिला ही नहीं, हर व्यक्ति को स्वावलंबी होना, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और जब एक महिला, मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि महिलाएं बहुत उच्च शिक्षा लेती हैं, पर परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चे, इसकी वजह से वो अपना करियर नहीं बना पाती, जॉब नहीं कर पाती। तो यही हम जो 5 लोग हैं, इन्हीं से आप ये प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर आप परिवार को संभाल के, बच्चों को संभाल के अगर जॉब करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर जॉब के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो जैसे प्रीति मैम घर से अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रही है, उसमें आपको आपके टाइम के, आपके वक्त के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकती हैं। जैसे मैडम अपने हस्बैंड के साथ उनको सहयोग कर रही है, ऐसे आप कर सकते हैं। या जैसे हम तीनों फ्रेंड्स मिलके बिज़नेस कर रहे हैं, तो इतना बड़ा बिज़नेस चलाना ये किसी एक महिला के बस की बात नहीं होती है। तो हम तीनों मिलके एक दूसरे के सपोर्ट से काफ़ी अच्छे तरीके से बिज़नेस को रन कर रहे हैं और अच्छी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, इनका साथ ले सकते हैं। जहाँ चाह वहाँ रहा, ये बहुत सही कहा गया है। और यही कहना चाहूँगी कि सपने देखें, जितने आपके सपने बड़े होंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। और ज़रूरी नहीं कि लाइफ में कुछ पाने के लिए, मतलब अर्निंग ही ज़रूरी नहीं होता है, कि कुछ कमाना ही ज़रूरी नहीं होता है। बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्य करती हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। समाज में ऐसे कार्य की भी बहुत ज़रूरत है, तो जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम समाज को संवार पाएंगे। और अपना सिर्फ अर्निंग, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ अर्निंग ज़रूरी नहीं है, तो आप आपकी जो हॉबीज़ है उसको डेवलप कर सकते हैं, और इन सब से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इससे सबकी प्रेरणा बन सकती हैं। बिल्कुल स्नेहा जी, आपने तो ऐसी प्रेरणा दे दी कि हर तरह की चीज़ें बता दी, छोटी बड़ी, बड़ा व्यवसाय, छोटा व्यवसाय, घर से किया जाने वाला व्यवसाय, समाज को देने वाला व्यवसाय, हर तरह से की। ये बहुत अच्छी बात है कि हर बात पैसा ही नहीं कमाया जाता है, कि हमने अपनी सोसाइटी को क्या रिटर्न किया है, तो ये भी एक पार्ट है महिला का। तो ये बहुत ही रोचक चीज़ है, और मुझे लगता है कि हमारी बहनें जो अभी तक जो मन में कुछ सोच रही हैं, वो कुछ ना कुछ करने की हमसे प्रेरणा जरूर लेंगे। पूजा जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या इनोवेटिव कार्य करना चाहेंगी? हाँ वर्षा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा एक ऐसी जगह, ऐसी चीज़ है जिससे हम नई जनरेशन डेवलप करते हैं। आज मैं जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत नए कुछ रूल्स नए किए हैं, जैसे कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, पहली से 5वीं तक की बहुत अच्छी स्टेप है। वैसे ही जो कि मैं मतलब मेरे दिल से बहुत इच्छा है कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम टीचर्स को डेवलप करें, टीचर्स को ट्रेंड करें, जो क्योंकि एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो टीचर्स तैयार करती है। माता पिता के बाद जो भी आता है बच्चों की लाइफ में, वो टीचर मतलब फर्स्ट से लेके और 12th तक तो एक स्कूल टीचर जो रहते हैं वही उनके हिसाब से उनको डेवलप करते हैं बच्चों को। तो टीचर्स के लिए हम अच्छे से ट्रेंड कर देंगे तो शिक्षा में बहुत उन्नति होगी, हमारे बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत अच्छी निकलेगी। तो इसी फील्ड में मैं चाहती हूँ कि मैं यदि इंग्लिश की बात की जाए तो मैक्सिमम टीचर्स को मैं ट्रेंड करना चाहूँगी, उनको
बताना चाहूँगी कि किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए अच्छे से इंग्लिश, उनको उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं, उनके छोटे छोटे डाउट्स हैं, वो बिना वो पूछे हम कैसे समझ जाएं। जो भी स्टूडेंट है उनको हर चीज़ में एम्बेरसमेंट का सामना नहीं करना पड़े, उससे हम बचाएं उनको, और उसके हम खुद ही आगे बढ़ के उनके डाउट्स क्लियर करें, उनको इनकरेज करें, उनको वो सीखने के लिए जिज्ञासा उनमें डेवलप करें, ना कि उनमें फोबिया डेवलप हो। कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं ना जो कि बहुत डरा देते हैं बच्चों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे बच्चा सीखता जाएगा, जो भी स्टूडेंट है वो सीखेगा, वो अपने टीचर के ऊपर भरोसा करेगा। जैसे कि अभी उन्होंने कहा था कि गुरु का बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है, तो टीचर ना रह के गुरु बन जाए तो सारे जो स्टूडेंट है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत आगे अच्छी बढ़ेगी, हमारी कंट्री बहुत अच्छी डेवलप होगी। बस यही सबसे ज़्यादा, इसीलिए हम टीचर्स को डेवलप करना चाहते हैं। स्टूडेंट को तो हम सिखा ही रहे हैं, पर हमारा काम आसान ये हो जाएगा यदि हमारे टीचर्स स्टैंड हो जाए, अच्छे से सीख जाए, नई जनरेशन को डेवलप करे, तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा पूजा जी आपने कि ट्रेनिंग टीचर्स को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी की वजह से ही हम आगे की सारी चीज़ों को बहुत सुचारू रूप से चला पाएंगे। थैंक यू। अब मेरा अगला सवाल प्रीति जी से है कि आप जो आपकी केक की सामग्री है, जो आप होममेड केक की सामग्री है, तो वो आप घर में ही बनाते हैं कि उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स आप बाहर से भी लेके आते हैं? इसमें एक्चुअली कुछ सामग्री रहती है जो मैं होममेड यूज़ करती हूँ, और उसमें कुछ विशेष तरह की सामग्री भी यूज़ होती है जो कि मैं महाराष्ट्र से मंगवाती हूँ, जिससे कि केक का टेस्ट बढ़ता है और वो और भी स्वादिष्ट बनता है। और बाकी जो मटेरियल जो भी रहता है उसके साथ मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, बेस्ट क्वालिटी का ही यूज़ करती हूँ। तभी आपका केक बहुत ही रोचक बन जाता है, इसलिए आपकी जो जितनी भी मटेरियल है मतलब आप बाहर से उनसे बुलाती हैं? हाँ बिल्कुल। ओके। मेरा अगला सवाल गार्गी जी से ये है कि जैसे आप अपनी डिज़ाइंस बनाती हैं, तो डिज़ाइंस बनाने में कई बार आपकी डिज़ाइंस कस्टमर फेल कर देता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, फिर आप बना के देती हैं, फिर वो कह देता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ यदि लगातार होता है तो ये चैलेंज को आप कैसे फेस करती हैं? आपने सही पूछा एकदम कि क्लाइंट अगर बार बार रिजेक्ट कर देता है, पहले तो एक मेंशन करना चाहूँगी कि मेरा फाइन आर्ट्स मेरा बैकग्राउंड रहा है, पीजी मैंने इसमें किया है, तो इमेजिनेशन मेरा बहुत अच्छा एक मेरा प्लस पॉइंट है। विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, और साथ ही जैसे पहले बताया मैंने कि हम रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, तो उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उस डिज़ाइन को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश की जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि सामने वाले को पसंद ना आए, लेकिन कभी ऐसा हुआ, एक बार दो बार, अगर तीसरी बार भी अगर नहीं पसंद आया तो पूरा ब्लैंक कर देते हैं उसको, उस चीज़ को छोड़ देते हैं और फिर नए सिरे से उस चीज़ को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले के जो उनके मन में है, जो उनके ड्रीम्स में है, या जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ऐसी चीज़ें, तो वो लाने की हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं, ताकि वो उनका जो ड्रीम स्पेस है, ड्रीम हाउस है, ड्रीम ऑफिस है, वो बिल्कुल वैसा ही बने। ये हमारे प्रयास रहता है। क्या बात है, बहुत खूब। मेरा अगला सवाल अंशिका जी से है कि आजकल के जो बच्चे हैं पॉप और रॉक की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, तो ऐसा हम क्या करें, ऐसा युवा पीढ़ी को हम क्या मैसेज दें कि वो वापस से भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित हो? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। आज की जो जनरेशन है रॉक, पॉप, वेस्टर्न, इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था इंस्टेंट सबको पसंद है, इंजॉय बहुत कर पाते हैं, और फास्ट बीट आजकल पार्टीज वगैरह में जो हो रहा है, तो हमें स्टूडेंट्स को, हर छोटे बच्चे बड़े सभी को इसकी इम्पोर्टेंस बतानी होगी कि शास्त्रीयता क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, हमें क्यों उसकी इम्पोर्टेंस समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो रॉक पॉप हो रहा है, अच्छी बात है, ये इन्जॉयमेंट है, इससे इंजॉय कर पाते हैं, डांस का एक पार्ट है, बट ये जितना बेनिफिशियल हमारा दूसरा डांस फॉर्म है, जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म कोई से भी ले लीजिए, हम इंडिया के 8 डांस फॉर्म्स हैं,
तो कोई सा भी ले लें, उससे हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये ओपिनियन है कि आज की जनरेशन को यदि हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बताते हैं तो वो उसकी इंपॉर्टेंस समझकर उस डायरेक्शन में ज़रूर जाएंगे, ज़रूर समझेंगे, उसको शुरुआत करेंगे, ज़रूर उसके बारे में जानेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना, परंपरा को आगे बढ़ाना, शास्त्रीयता को आगे बढ़ाना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम इंडियन है, हिंदुस्तानी है, तो शास्त्रीय नृत्य जो है उसमें उसे उसके प्रति आकर्षित करने के लिए हमें छात्रों को बताना होगा कि उसके फ़ायदे क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट, हर वे से देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पहली चीज़ तो लाइव होता है, तो इसमें कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि एक ही टाइम में बच्चों को तबला भी देखना है, हारमोनियम भी सुनना है, जो वोकलिस्ट गाना गा रहे हैं उन्हें भी सुनना है, अपना ड्रेसअप, अटायर जो भी है पूरा कंप्लीट, मेकअप, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, घुंघरू, स्टेज कवर करना, इतनी सारी चीज़ों को एक टाइम में मैनेज करना होता है। तो वो सब करना, इमीडिएट सारी चीज़ों को लेकर चलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वही सीखते हैं बच्चे। तो वहाँ से कंसंट्रेशन लेवल उनका बढ़ता है, जो उनको एजुकेशन में काम आता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ उनका सेल्फ स्टीम, स्टेज फियर, ये सारी चीज़ें, स्टेज फियर जाता है, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। जब इस डांस में इतना रस होते हैं, कथक या जो भी डांस फॉर्म से सारे एक्सप्रेशन कथकली में हमने देखे हैं, तो उनसे जो रस है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ पाते हैं किसी के, कि किसी के मन में क्या चल रहा है। जैसे हमारा वुमेन्स को लेकर है, तो यदि एक बार लड़की को समझ में आ जाता है कि नहीं यहाँ गलत है, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी सीखी जा सकती है एक्सप्रेशन के थ्रू, रसों के थ्रू, कि नहीं ये बंदा गलत है, ये व्यक्ति गलत है, ये सही है, ये हमारे बारे में अच्छे सोच रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत उसके बेनिफिट है। तो हम उसकी इम्पोर्टेंस समझाकर और उसकी जो सारी चीज़ें हैं बेनिफिट उसके समझाकर हम बच्चों को इसके प्रति आकर्षित कर सकते हैं। और एक मेरा ये भी मानना है कि जैसे इसकी कोई एज ग्रुप नहीं होती है कि 5 साल का बच्चा हुआ या 70 ईयर्स के, जो भी कोई भी डांस सीख सकता है, एग्ज़ाम तक इसके सर्टिफिकेट कोर्स भी अटेंड कर सकता है। तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। जैसा हम बताते हैं कि शुरुआत करनी चाहिए कहीं से भी और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो वो किया जाता है। इसकी डांस की थेरेपीज़ भी हैं, कई थेरेपीज़ होती है जिससे कई डिसीज़ से हमें छुटकारा मिलता है, जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर, ऐसी कई डिसीज़ है जो डांस थेरेपी से ठीक होती है। तो इस डायरेक्शन में यदि जाया जाए तो जैसे पता चलता जाएगा इसकी इम्पोर्टेंस को, तो हम बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्टूडेंट्स इसकी अहमियत को समझेंगे और इसमें जाएंगे। अब तो एजुकेशन पॉलिसी में भी आ गया है, सब्जेक्ट में 11th-12th में डांस मर्ज हो चुका है। क्यों किया CBSE सिर्फ रॉक पॉप क्यों नहीं हुआ है, कभी किसी ने सोचा है? इसीलिए क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसके बेनिफिट्स ज़्यादा है, मेंटली भी और फिजिकली दोनों हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जनरेशन को समझाए, इसको समझे, इसमें इन्वॉल्व हो, पारंपरिकता को सीखे और संस्कार को सीखे, भारतीय सभ्यता को समझे, तो ऑटोमेटिकली जनरेशन जो है आज की वो आकर्षित होगी इसके प्रति। सही बात है। बहुत ही अलग बात बताई अंशिका जी आपने। अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता था कि डांस के कुछ फॉर्म ही होते हैं और वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक थेरेपी भी है जिससे आप अपनी बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। ये तो मेरे दर्शकों को भी शायद नहीं पता होगा, तो ये एक नई ही जानकारी आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से मिली है कि ये थेरेपी भी वर्क करती है। जी या थैंक यू वेरी मच आपको ये जानकारी देने के लिए। तो अब हम अपने प्रोग्राम के अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं। अब आपने आज देखा कि हमारे यहाँ पर कितनी ही अलग अलग तरह की महिलाएं आई और उन्होंने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया, किस तरह से उन्होंने बिजनेस शुरू किया, किस ऊंचाइयों की बुलंदी पे गई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने परिवार और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उनके सपोर्ट से ही आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और मैं सभी से ये अनुरोध करूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक सपने नहीं देखे हैं वो सपने देखना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि सपने पूरे होते हैं। Happy Women's Day! Thank you, Jinsar!